So hello everyone, this is Dilshad and welcome back to our channel Shad Campus. So guys, today in this video I am going to solve the जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्वेश्चंस पेपर ऑफ 2023। सो आज की इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 2023 के पेपर को मैं सोल्व करने जा रहा हूं पूरा डिटेल के साथ। जितने भी क्वेश्चन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। एंड गाइज, अगर से आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर से नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, तब तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गाइज आपको आइडिया मिलता है प्रीवियस क्वेश्चन से कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, कहाँ से किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं पूरी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, सारी क्वेश्चंस को। एंड गाइज, इन एनी एग्जाम time is a very big factor. So guys, in this video I am also share with you a fantastic tips and tricks so that you can able to solve the questions very quickly. So without any further delay, let's get start this video. And before that, if you are new on this channel, please subscribe for more this types of video. And without any further delay, let's get started. So friends, आप देख सकते हैं ये है जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2023 एंड 24 का है ये। एंड पेपर कोड आप देख सकते हैं D01 जो होता है। एंड यहाँ पर आपका रोल नंबर होती है। एंड ये जो पेपर है सेट नंबर 1 है, तो सेट वाइज होती है, सेट ABCD होती है, तो आप उसको देख लेंगे जो आपका सेट हो। यहाँ पर सेट A का मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ एंड इसका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी को सोल्व करूँगा। एंड यहाँ पर आपका रोल नंबर होता है और यहाँ पर बेसिक जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसका देख सकते हैं। टाइम 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स। एंड टोटल मार्क्स जो होती है 100 होती है। एंड टोटल क्वेश्चन भी 100 होती है, यानी कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखें तो इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो आप इसको पढ़ लेंगे। इससे आइडिया मिलेगा आपको कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना है एंड कौन सा पेन यूज़ करना है एंड किस तरह से करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती है, तो आप इसको पढ़ लिया करें। एंड आप न्यू हैं, अगर से नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इससे आइडिया मिलेगा। एंड किस तरह से यहाँ पर सोल्व करना चाहिए क्वेश्चन को, ओमार जो सीट मिलती है उसको किस तरह से फिल करनी चाहिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये बेसिक सा इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ लेंगे। एंड गाइज, इसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, मैंने PDF ही स्कैन किया था एंड इसको प्रिंट आउट देख सकते हैं, सभी का मैंने निकाल रखा है ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन है सभी को डिटेल में सॉल्यूशन करके दे सकूँ। आप देखेंगे यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ यानी कि 1 से लेकर 100 सभी क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है एंड मैं सभी का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो PDF भी आप इसका डाउनलोडिंग कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। एंड किस तरह से डाउनलोडिंग करना है वो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। तो ये है सिंपल सा, आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट स्टार्ट है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट एंड समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आती हैं। तो गाइज़, जो जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग होती है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट होती है, उससे क्वेश्चन आती हैं। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आती हैं, जिसमें PCM होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। सो गाइज, इसमें फिजिक्स जो आती है क्वेश्चन वो आती है 33 एंड केमिस्ट्री से भी 33 एंड मैथ्स होती है 34। सो ये सिंपल सा पैटर्न है एंड टोटल जो होती है वो होती है 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स की होती है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। एंड नेगेटिव की बात करें तो इसमें नेगेटिव भी होती है गाइज, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव जो होती है वो होती है 1/4, यानी कि अगर से 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर सही में से कट जाएगा। तो आपका ये नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है, तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री जो मैथ है ये एग्ज़ाम पैटर्न है गाइस। एंड सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स में कौन सा चैप्टर से ज़्यादा आता है, केमिस्ट्री में कौन सा आता है एंड मैथ में कौन सा आता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कौन कौन सा जो मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, हमेशा हर साल देखा गया है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तब मैं आऊँगा क्वेश्चन पर, अब मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उससे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है। सो गाइज, जो प्रिपरेशन करने का एक स्ट्रेटेजी होता है, एक नियम होता है, आप उससे करते हैं तो आप इजीली करेक्ट कर पाएंगे। एंड बहुत सारे चैप्टर्स हैं 10th में पढ़ना, साइंस में भी एंड मैथ में भी, सभी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ चैप्टर्स ही आते हैं एंड आपको उसी को फोकस करना चाहिए। तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में इस चैप्टर को फोकस करना चाहिए। पढ़ना सभी को है बट फोकस करना चाहिए जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ फिजिक्स का जो होता है उसमें मैं ज़्यादातर देखता हूँ क्वेश्चन, तो आता है इलेक्ट्रिक करंट से। आप मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट। एंड बात करें उसके बाद तो होती है लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट। एंड गाइज, वो होता है वर्क, पावर एंड एनर्जी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड सेकेंड यूनिट, डायमेंशन से नहीं होते हैं लेकिन यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, लाइट,
वर्क पावर एनर्जी यूनिट, और अदर भी जो टॉपिक है उससे आते हैं, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे आपको इसी से मिलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से, लाइट से, वर्क पावर एनर्जी से एंड यूनिट से, जो भी यूनिट है फंडामेंटल एंड स्पीड जो उससे भी आती हैं आपको, एक फंडामेंटल जो आप देखते होंगे स्पीड, फिर एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी, तो ये सब जो है इससे भी क्वेश्चंस होती हैं, लेकिन जो मोस्टली देखेंगे आप तो होगा इलेक्ट्रिक करंट, लाइट से। एंड इलेक्ट्रिक करंट में बहुत ब्रॉड सेक्शन है, इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से आती हैं, इसमें और भी जो क्वेश्चंस आई है मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊँ। तो यहाँ पर यूनिट भी आती हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी आती है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक फेवरेट है, वो है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये जो टॉपिक है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस चैप्टर में, इस जो पेपर है उसमें खासकर। एंड पीरियोडिक टेबल से भी आती हैं क्वेश्चन। एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, एसिड एंड बेस, एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट से भी आती है। एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड एसिड, बेस एंड साल्ट, पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड नॉन मेटल, इससे भी क्वेश्चंस गाइज बहुत आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इस पेपर में ही। एंड बात करें मैथ में, तो मैथ में तो आप जानती होंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है आपका लीनियर इक्वेशन से। सो गाइज लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा देखा गया है। फिर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है गाइज, इससे क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है। एंड फिर उसके बाद बात करें तो एपी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगातार 2-3 क्वेश्चन आप देख लेंगे। एंड फिर उसके बाद ट्रीगो, सो गाइज ट्रीगो से भी क्वेश्चन आती हैं अच्छा खासा। उसके बाद बात करें तो फिर कोऑर्डिनेट से भी क्वेश्चंस होती है, मैं आपको सभी का एग्जांपल दूंगा, डेट्स वाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एंड पिछले 2-3 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब। फिर उसके बाद बात करें तो आपका मेंसुरेशन भी अच्छा आपका वेटेज रखता है। मेंसुरेशन में बेसिकली फार्मूला होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है, फार्मूला याद है आपको, सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे, एक का गिवन, सारा वैल्यू गिवन होगा एंड एक को निकालना होगा, जैसे कि डायमीटर हो या कुछ भी हाइट हो, तो वो यहाँ से आप जो मेंसुरेशन में मेनली होता है फार्मूला का खेल है, तो फार्मूला आप समझ गए हैं, याद है तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो उसके बाद बात करें तो होती है वो प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है इससे भी क्वेश्चन एक तो आते ही हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये जो मैंने जो लिखा है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो इसको आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए गाइस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमेशा देखे जाते हैं, डेट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर मैथ की बात करें तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी, ट्रीगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, फिर मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, मेटल, नॉन मेटल एंड पीरियोडिक टेबल, एसिड, बेस एंड साल्ट एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा, एंड रिएक्शंस भी आती हैं। एंड फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, वर्क पावर एनर्जी, यूनिट, स्पीड, एक्सेलरेशन, तो ये सबसे आती हैं क्वेश्चन। तो गाइज मैंने आपको जस्ट सिंपल एक ओवरव्यू दिया है, एंड जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक से आता है एंड केमिस्ट्री में, मैथ में, वो मैंने डिस्कस कर रखा है एक वीडियो में, आप देख सकते हैं, वहाँ डिटेल से मैंने बताया है। जो ऑफिशियल जो सिलेबस उसको मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाया था, जो जामिया का ऑफिशियल सिलेबस जो जामिया प्रोवाइड करती है। तो एक मैंने बता दिया ओवरव्यू कि किस तरह से क्वेश्चंस होती हैं, कौन सा टॉपिक्स होता है। अब गाइस चलते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के इंट्रेंस एग्जामिनेशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 2023 एंड 24 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। तो मैं इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऐसे लेता हूँ ताकि मैं इसको समझा सकूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो है वो फर्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, एंड यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे स्पीड, डेक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो गाइस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, आप जानते ही होंगे। तो वेलोसिटी वी जो होता है और ए होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है फर्स्ट का होगा आपका एक्सेलरेशन। तो जानते हो गाइस एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड जो स्पीड होती है उसका आता है मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी का भी सेम होता है मीटर पर सेकंड, एंड जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन का सेम होता है यूनिट, आप जानते होंगे मीटर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन गाइस एक्सेलरेशन ही होता है, अगर से वो नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं डेसेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन ही बोलते हैं इसको। तो गाइस ये सब मैंने बता दिया आपको जो डिटेल में था, एंड पहला का जो आंसर होगा सी। तो आते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट दैट इट्स वैल्यू इज। तो गाइज यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर जो होता है गाइज वो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव या ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो गाइज यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 2 का वो होगा डी, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर जो होती है इसमें डायरेक्शन ही मिलता है कि किस डायरेक्शन में है, एंड मैग्नीट्यूड भी देता है कि कितना और ट्रेवल किया है डिस्टेंस। तो गाइज़ यहाँ पर जो कोई भी अगर से बॉडी मूव कर रही है, अगर से मूव कर रही है इस तरह से, तो पॉजिटिव में अगर से इस तरह से करिए तो नेगेटिव में जा सकती है, लेकिन वैल्यू सेम होता है। सो नेगेटिव ये डिनोट करता है कि वो अपोजिट साइड में है, और पॉजिटिव करता है कि वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड जीरो कब होती है गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट अगर से यहाँ से स्टार्ट करती है, कोई भी बॉडी है जो चलना स्टार्ट करती है, एंड अगर से वो मूव करके फिर इसी पर यहीं पर आ जाती है, उसी जहाँ पर इनिशियल जो पॉइंट था उसी पर, तो डिस्प्लेसमेंट उस कंडीशन में जीरो हो जाती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसका डिफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये एक तरह का ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन क्या है ये शॉर्टेस्ट होता है, सबसे जो छोटी जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर से कोई बॉडी मूव करके यहाँ से ऐसे आकर फिर यहीं पे आ जाती है इनिशियल पर, तो जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बताया हूँ किस तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो होता है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। एंड गाइज अब आते हैं हम लोग नंबर थर्ड पर। सो नंबर थर्ड क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया है कि जो एक्सेलरेशन होता है सेम यूनिट होता है डिसेलरेशन का, जो इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज राइट आंसर 3 का। एंड गाइज चलते हैं नंबर 4 क्वेश्चन पर। तो ये है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो डिस्प्लेसमेंट अगर से वेलोसिटी डायग्राम देखेंगे आप तो इस तरह से होता है कुछ। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है 4, आप देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर से यहाँ पर वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ पर टाइम लेते हैं आप, तो डिस्प्लेसमेंट जा रही है ये इस तरह से, फिर यहाँ पर अगर से इस तरह से, तो ये जो एरिया मिलती है गाइस इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। इसका 4 का जो आंसर होगा सी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ में जो एरिया मिलता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। कम ऑन द नंबर 5 क्वेश्चन। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड यहाँ से फेंका जा रहा है। इट अटेन्स ए हाइट ऑफ 150 मीटर एंड कम्स बैक टू द थ्रोवर। तो गाइज यहाँ पर एक थ्रोवर है जो एक बॉल को थ्रो करते हैं वर्टिकली इस तरह से। इसके हाइट गिवन है 150 मीटर। तो 150 मीटर को एक बॉल को यहाँ से थ्रोन किया गया ऊपर की ओर। तो गाइज फिर 150 जाने के बाद वो फिर नीचे जाएगा गाइज, आने के बाद यहीं पर ये आ गया फिर से। तो जो इनिशियल पॉइंट थी वहाँ से आने के बाद ये फिर से वहीं पर आ गई, इसलिए इस वजह से क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। हालांकि इसने डिस्टेंस जो है ट्रेवल की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से जाने में उसका 150, फिर आने में 150 यानी कि 300 इसका क्या हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका ऑप्शन में आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर उसी पॉइंट पर आ गई, इस वजह से द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल इज जीरो। तो इसका राइट आंसर होगा 5 का होगा डी, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज जीरो। गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यू कैन सी हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6 एंड ए कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू द 30 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। इट एक्सेलरेशन इज। तो गाइज एक्सेलरेशन का आप जानते होंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एंड ये जो होती है ये होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आप जानते ही होंगे। एंड टाइम से यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गिवन क्या है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एंड गाइज यहाँ पर गिवन है फाइनल माइनस इनिशियल। तो गाइज यहाँ पर देखेंगे ये किलोमीटर पर आवर में है, ये 10 सेकेंड में है, तो आपको बदलना होगा पहले। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ जो गिवन है, ये 10 किलोमीटर पर आवर में है एंड ये गाइज 10 सेकेंड है ये। तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा ये 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो जब भी हम कन्वर्ट करते हैं किसी में, अगर से मीटर प्रति सेकेंड से जो है उसको करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो उसके लिए हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, किलोमीटर से जाना है मीटर में, इसका अपोजिट। तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, नहीं कि उसको 5 जो ऊपर चल जाएगा एंड 18 नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं 10 को। तो आप 10 को कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए 5 को ऊपर रखेंगे एंड 18 को नीचे। तो गाइज मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ। ये जो 10 है एंड ये 5, तो अगर से आपको मीटर से जाना है किलोमीटर में,
तो इट मीन्स कि आप मीटर क्या है, छोटी है यूनिट, एंड किलोमीटर बड़ी है। तो अगर से आपको मीटर से किलोमीटर में आता है तो बड़ी जो है 18 क्या है, बड़ी है 5 से बड़ी डिजिट है। तो गाइज मैंने 18 को ऊपर रखा, मुझे मीटर से किलोमीटर लाना था इसलिए मैंने 18 को ऊपर रखा। एंड यहाँ पर करना है क्या, मुझे किलोमीटर से जाना है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे कम करना है, कम यूनिट में जाना है, यानी कि ये जो बड़ी यूनिट है उसको मुझे करना है छोटी यूनिट में। तो इसलिए मैंने 5 को ऊपर रखा। आप इसे ट्रिक रख सकते हैं याद कि जो ऊपर होगा, जो मुझे लाना है उसको ऊपर रखना है। जैसे कि मुझे लाना है मीटर पर सेकंड में, तो छोटा है तो छोटा ऊपर मैंने रखूँगा यहाँ पर 5 डिजिट जो छोटा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, तो ये होगा 10 × 5/18 ये मीटर पर सेकंड में, एंड दिस इज ऑल्सो इन सेकेंड इज ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे गाइस, तो 10 × 5 18 तो आ जाएगा नीचे, एंड यहाँ पर 10 10 ये तो होगा कैंसिल आउट, एंड इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5। आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं 0 पॉइंट, तो सिंपली आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 18 36। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे गाइज, तो यहाँ पर आएगा ये 4, यहाँ पर 1, एंड फिर फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 140, एंड आप इसको फिर फर्दर सोल्व करेंगे तो देख सकते हैं गाइज 0.2 आ चुका है। एंड यहाँ पर ऑप्शन में भी देखेंगे तो 0.2 कोई नहीं है ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 7 8 आएगा। तो गाइज इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते थे। और 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी, 0.2778 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now come on the next question, and next question is 7 number. A body having a very high mass is bound to the high. तो क्या हाई होगा, जिसका यहाँ पर गिवन है कि मास वेरी हाई है, तो वेलोसिटी हाई होगा, एक्सेलरेशन होगा, इनर्सिया होगा। तो गाइज यहाँ पर 7 का जो आंसर होगा वो होगा इनर्सिया। इनर्सिया में देखेंगे तो मास होता है तो mv², तो m यहाँ पर ज़्यादा है तो इस वजह से 7 का सी आंसर हो जाएगा। Now come on the next question, 8 number. The masses for the two bodies are in the ratio 2 and 3, and their velocities are in the ratio 4 and 5. Then linear momentum will be the ratio. तो linear momentum आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं m1 v1 से एंड m2 v2 से। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा है, यहाँ पर गिवन है 2 एंड इसका है 3, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 4 एंड ये है 5। तो इसको आप सिंपली सा सोल्व करेंगे तो गाइस ये आएगा 8 एंड होगा 15। तो आपका ये जो आंसर है 8:15 इसका आंसर होगा। तो 8 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, 8 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। इफ़ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली देन, तो एक वर्टिकली बॉडी को, एक जो बॉडी है उसको थ्रोन किया गया, फेंका गया ऊपर की ओर, तो जो आपका यहाँ पर आंसर होगा वो होगा v = 0। तो गाइज़ यहाँ पर फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। जैसे कि आप यहाँ कुछ भी थ्रोन करते हैं यहाँ से बॉडी को, तो यहाँ पर क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है नीचे की ओर, एंड वो एक पॉइंट पर जाकर वहाँ पर रुकने के बाद यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो रुकती है इसी को बोलते हैं हम लोग v, जो फाइनल हुआ, एंड यहाँ पर 0 हो गया। तो इसलिए 9 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 नंबर। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, दिस इज अ वेरी ईजी क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो सोल्व। एंड 10 नंबर जो होगा उसका क्या होगा, 10 का होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ अन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज इसका आंसर होगा 10 का होगा बी। तो जो इजी क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा वक्त नहीं देना, जो आपको समझाने लायक होगा मैं आपको समझाते जाऊँगा। तो ये 10 तक क्वेश्चन सोल्व हो चुकी है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। सो आप देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इजी है। एंड आप देखते हैं एमीटर इज़ अ यूज फॉर मेजरिंग। तो एमीटर जो है यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को, आपको मालूम होगा। तो 11 का राइट आंसर बी होगा। एंड चार्ज होता है, इसका जो यूनिट होता है कूलम्ब होता है। वोल्टेज जो होती है वोल्ट का यूनिट होता है, एंड इसको मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। और रेजिस्टिविटी होती है ये इसकी ओम मीटर यूनिट होती है। एंड बात करें इसकी तो कूलम्ब होती है, एंड चार्ज का ये वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर करते हैं इसको। तो ये था इसके बारे में। एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टोटल इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पर बात करना है टोटल इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा अगर से सीरीज में है कम्बिनेशन में। तो गाइज यहाँ पर ये 12 का जो राइट आंसर होगा डिक्रीज़। अगर से सीरीज में होती है कम्बिनेशन तो होती है डिक्रीज़, अगर से पैरेलल हो तो इंक्रीज होती है, लेकिन सीरीज में है तो ये डिक्रीज होगी इसकी टोटल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। एंड 13 क्वेश्चन इज डेट पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ। तो पार्सेक किसकी सबसे बड़ी यूनिट होती है, तो होती है डिस्टेंस की गाइस। तो पार्सेक है जो जिस तरह के हम लोग किलोमीटर होता है, मीटर होती है, उस तरह से एक लार्जेस्ट यूनिट होती है पार्सेक, जिसको हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा
B. Now come on the next question. Next question is 14. तो an object is vibrating at a 4000 hertz. The time period of sound is. तो यहाँ पर ये जो दी गई है वह फ्रिक्वेंसी। तो गाइज आप जानते होंगे टाइम पीरियड जो होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो आप बस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर t जो होगा 1/4000। इसको सोल्व करेंगे गाइज तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 14 का C। तो 14 का राइट आंसर इज C। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 15 नंबर, द SI यूनिट ऑफ पावर। तो गाइज यू वेरी वेल नो कि जो दो पावर होता है उसका SI यूनिट होता है वाट, एंड जूल जो होती है वो होती है किसकी होती है वर्क की होती है, एंड एनर्जी की होती है, दोनों की होती है। एंड एम्पियर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट की होती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। So guys, 16 number question is you can see here, two bodies of equal weight are kept at a height of 25 meter and 36 meter respectively. The ratio of the potential energy. तो guys you know the formula of potential energy mgh। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है। तो पहला यहाँ पर वेट दी गई है, आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है गाइज, वो होती है mgh। एंड यहाँ पर वेट गिवन है, तो वेट होता है क्या, आप जानते होंगे वेट होता है mg, यानी कि ये आपका गिवन है एंड हाइट ये गिवन है। तो यहाँ पर आपको रेशियो पूछा गया है, तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं mgh1 mgh2, एंड ये क्या है, ये टोटल W है, ये भी W जो सेम यहाँ से कट आउट हो जाएगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं H1 H2 एंड W H2 यहाँ से कट आउट हो जाएगी। एंड सॉरी यहाँ पर H1 होगा, एंड H1 क्या है आपका 25 है एंड H2 क्या है 36 है। तो इसका राइट आंसर आपका आ गया 16 का A, 25/36। ये ईजी था। एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of the wire of a length 200 meter and a cross section area of 1.0 mm square and the material की जो resistivity given है यानी कि रो given है वो है 4 × 10⁻⁻7 ओम। सो गाइज यहाँ पर आपका सारी चीज़ गिवन है, बस आपको पुट करना है। आप जानती होंगे रेजिस्टेंट का जो फार्मूला होता है R = ρ L/A। तो गाइज यहाँ पर सिंपल आपका सब चीज़ गिवन है, आप पुट करेंगे आंसर आएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ पर रो जो गिवन है वो है क्या आपका 4 × 10⁻⁻7 एंड एल इज़ गिवन योर 200 मीटर। नाउ आप देखेंगे तो 0.1 क्या है mm में है। तो गाइज इसको mm को बदल सकते हैं आप मीटर में, क्योंकि यहाँ पर मीटर में ही गिवन है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ये कितना होगा 10⁻³ होगा, एंड यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका इस तरह से सोल्व करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 10⁻⁻7 × 200 एंड यहाँ पर ये होगा 10⁻⁻6। तो गाइज़ यहाँ से ये कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -1। तो आप यहाँ पर सोल्व करेंगे 4 × 10⁻⁻1 × 200। इसको सोल्व करेंगे आप तो 4 × इसको आप नीचे ला सकते हैं, यहाँ से 10 नीचे आएगा, यहाँ से कट आउट करेंगे तो आपका 80 इज़ अ राइट आंसर। तो 80 ओम इसका आंसर होगा, 70 का डी होगा। सो अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज विच ट्रांसफर। तो जनरेटर जो होती है गाइस जनरेट करती है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी रोटेट करते हैं हम, तो उससे क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो इसका जो 18 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब याद रखेंगे आप। जनरेटर जो होती है ये मैकेनिकल टू एनर्जी इलेक्ट्रिकल करती है, एंड इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करती है, उसको बोलते हैं मोटर। यानी कि ये वाली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल हम एनर्जी देते हैं मोटर को, तो हमारे जो भी वाटर होती है उसको पंप करती है, तो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ये मोटर के लिए है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये तो ईजी है, आप जानते होंगे सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं हम लोग। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द ओपन सर्किट। तो गाइज ओपन सर्किट हो तो वहाँ पर क्या होगा आपका, जहाँ पर ओपन होता है तो उससे करंट फ्लो नहीं होता है, तो करंट बिकम 0। अगर ओपन है तो क्या होगा, करंट 0 हो जाएगा। 20 का ए आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। तो किसको पोलराइज नहीं किया जा सकता है, तो इसका होगा आपका 21 का जो आंसर होगा वो होना चाहिए अल्ट्रासोनिक। यस, अल्ट्रासोनिक इसका आंसर होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल इन द लोवेस्ट इन। तो किसमें साउंड ट्रेवल जो है कम होती है सबसे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन है लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, नन ऑफ दीज।
तो गाइस सबसे जो कम होती है गैस में। इसका 22 का जो राइट आंसर होगा गैस। इसका मैं रीज़न दे देता हूँ। तो सॉलिड जो होती है इसकी जो जितने भी एटम्स होती है वो बहुत ही पास में एक दूसरे से बंधी रहती हैं, तो इस वजह से इसकी जो साउंड ट्रेवल है इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हाईली अटैच में होती हैं। एंड इसकी लिक्विड जो होती है इसके मुकाबले थोड़ा कम होती है, लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। डेट्स वाई की गैस से ज़्यादा इसमें फास्टेड ट्रेवल होती है साउंड। एंड जो गैस होती है इसकी एटम बहुत दूर दूर में फैली रहती है, डेट्स वाई की इसकी जो साउंड है ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसका आंसर था। जो 22 का आंसर होगा वो बी होगा। एंड 23 पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सो 23 इज हियर, डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस जानते होंगे आप। पावर ऑफ लेंस हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 40 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। तो गाइज यहाँ पर आप जानते होंगे रेडियस कर्वेचर के बारे में। यहाँ पर 2 जो आर होता है 2f के बराबर होता है। एंड यहाँ पर आपका आर गिवन है, तो यहाँ पर आपको f निकालना है। तो f इज इक्वल टू वाट 20 होगा, जो आपका 24 का 1 ए जो राइट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 25। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज। तो गैस कन्वेक्स मिरर जो होती है ऑलवेज 25 का देखेंगे तो ए आंसर होगा। एंड ऑलवेज क्या होती है, लेस देन 1 होती है गाइस, तो इसका आंसर होना चाहिए ए, 25 का ए आंसर। दिस सेंट्रीपेटल फोर्स ऑलवेज एक्ट एज। 26 का आप यहाँ पर देखेंगे तो 26 का जो राइट आंसर होगा टुवार्ड्स द सेंटर। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेंट्रीपेटल, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से दूर जाती हैं। एंड सेंटर की जो अंदर आती है, जैसे कि आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारा काम करती हैं चीज़ें। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन भी यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर क्या होती है, सेंट्रीपेटल जो फोर्स लगती है। जैसे कि आप यहाँ पर जो भी क्लोथ्स वगैरह डालते हैं तो बीच में इस तरह से मूव करके लाती है, तो टुवार्ड्स द सेंटर की ओर होती है। एंड जो ये होती है इसकी जो अपोजिट होती है सेंट्रीफ्यूगल। तो फ्यूगल जो होती है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं कि को टुवार्ड्स द सेंटर होगा और अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो गाइस उसके लिए देखें, आप पहले सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दो तरह की होती है, तो आप सेंट्रीफ्यूगल याद रख सकते हैं, उसके बिहाफ पर इसको भी याद कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जो सेंट्रीफ्यूगल होती है, सेंट्रीफ्यूगल जो होती है गाइज, इसमें एक वर्ड है फुगल, फुगल सेंट्रीफ्यूगल। तो फ्यूगल से आप लग सकते हैं फूला हुआ, जिससे कोई भी चीज़ फूलती है तो क्या होती है, फूलकर वो जो क्या होती है ना, वो सेंटर से दूर जाती है। कोई भी चीज़ फूलती है तो ये इस तरह से फैलती है इधर की ओर। तो गाइज आप याद रख सकते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, यानी कि सेंटर से दूर भर दी। कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे जो फूलती हैं, जो फूलने वाली होती है, वो क्या होती है, बढ़ती हैं, यानी कि यहाँ से सेंटर से वो क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि सेंटर से दूर जाती है। दैट्स वाई सेंट्रीफ्यूगल जो होती है अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। आप इसका अपोजिट क्या होगा, तो होगा सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल क्या होगा, तो टुवार्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की ओर जो आएगी, यहाँ से जो जा रही इस तरह से वो होती है सेंट्रीफ्यूगल। एंड अगर से मूव करने के बाद इस तरह से इसमें आ रही है एंड ऐसे, तो ये जो होता है टुवार्ड्स द सेंटर होती है, तो होता है सेंट्रीपेटल। तो 26 का आप याद रखेंगे, होता है क्या होगा आंसर, टुवार्ड्स द सेंटर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, तो इसकी नेगेटिव होती है, आप जानती होंगे। 28 पर आते हैं। 28 क्वेश्चन, व्हेन द लाइट ट्रेवल फॉल्स ऑन प्लेन मिरर इट सफ़र। तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता है गाइस। 28 का क्या होगा, जो प्लेन मिरर में होती है रिफ्लेक्शन होता है, आप जानते ही होंगे। आप पर डे यूज़ करते होंगे आप अपने देखने के लिए चेहरा वगैरह को, तो 28 का रिफ्लेक्शन होगा। एंड 29, विच मिरर इज यूज एज ए रियर मिरर इन द कार्स। तो गाइज यहाँ पर जो आंसर होगा 29 का होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज़ करते हैं, वो किस लिए, मैं अब आपको रीज़न दे देता हूँ। आप देखे होंगे जो व्हीकल्स होती हैं आप यूज़ करते हैं, या आप सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं बाइक का। तो बाइक में आप जो साइड मिरर लगाते हैं तो उसमें कितनी छोटी होती है, आप देखे होंगे जो साइड मिरर होती है बहुत छोटी होती है, बट लार्ज सरफेस को क्या करती है, कवर करती है। आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ी जो होती है छोटी छोटी दिखती है उसमें। डेट्स वाई इसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो कन्वर्ज करती हैं, जितनी भी फिगर होती हैं वो अपने सेंटर के बाद लाकर कन्वर्ज करती है, जिस वजह से वो सारी चीज़ें छोटी दिखाई देती है। तो हम लोग यूज़ करते हैं इसी वजह से साइड मिरर में, ताकि बहुत बड़ी सरफेस एरिया को मैं छोटा एक मिरर में देख पाऊँ। तो ये कन्वेक्स मिरर के थ्रू ही करते हैं। तो 29 का राइट आंसर ये होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कॉन्वेक्स लेंस इज़ ऑल्सो नोन एज। तो मैंने आपको बताया भी कि कन्वर्ज करती हैं, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होती है। एंड जो कॉन्वेक्स होती है वो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर लाती हैं। दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप गाइस देख सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन आती हैं। तो आप देख सकते हैं लाइट का क्वेश्चन यहाँ पर लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा। लाइट से सभी क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा। एंड इससे पहले मैंने सोल्व करवाया वो था क्या,
करंट से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कितना वेटेज होता है इसका, डेट्स वाई मैं आपको ये बता रहा था। नाउ कम ऑन द 31 नंबर क्वेश्चन, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, साउंड भी का जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल 21 का डिक्रीज़ होगा गाइस, ह्यूमन टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, डेट्स वाई कि जो उसका ट्रेवल है साउंड का वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर 32। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन इज़ हियर। डॉल्फिन डिटेक्ट्स इट्स एनिमी बाय द इमिटिंग। तो यहाँ पर भी होगा अल्ट्रासोनिक। तो 32 का जो राइट आंसर होगा 1A। एंड 33 नंबर को, इमेज ऑफ अन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज फॉर्म एड। तो ये होगा 33 का बाई ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, कोरोजन इज प्रिवेंटेड बाय। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम लोग एनोड कैथोड के थ्रू, आप जानती होंगे, एंड पॉलिशिंग करते हैं लाइक क्रोमियम से, ताकि कोई भी कोरोजन ना हो। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, एंड तो इसीलिए इसका 34 का जो राइट आंसर होगा बोथ A एंड B। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, CaO इज़ द फार्मूला ऑफ स्केलियन लाइम एंड क्विक लाइम एंड लाइमस्टोन, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर 35 का जो आंसर होगा क्विक लाइम। CO जो होती है क्विक लाइम ही होती है, आप जानती होंगी इसका फार्मूला। एंड बात करें इसके और भी आप मैं बताना चाहूँ तो क्विक लाइम का ये हो गया CO आप जानती होंगे। एंड इसका जो होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, स्केलियन लाइम का होता है। एंड लाइमस्टोन की बात करें तो इसका तो ईजी है, CaCaO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एंड आप मैं बता दिया 35 का जो राइट आंसर होगा B, क्विक लाइम। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर। तो सर गाइज जो पॉलीमर्स होती है वो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनी होती है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो नायलॉन भी है, एंड पॉलीथीन भी आपका पॉलीमर है, और मिलालिन भी है। दैट्स वाई शुगर जो है पॉलीमर नहीं है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा B। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 37 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द X इज 100.08 X कैन बी। तो गाइज यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो आपको सभी का मास निकालना होगा। तो आप जानते होंगे यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं इससे। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर कैल्शियम का आप जानते होंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20, एंड इसका एटॉमिक मास जो होता है कितना, 40 होता है, इसका डबल होता है इसका एटॉमिक नंबर का। एंड कार्बन की बात करें तो गाइज कार्बन की होता है वो होता है 6, इसको एटॉमिक नंबर, इसका डबल होता है 12, इसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पर 12 होगा। एंड इसकी बात करें ऑक्सीजन की गाइज, तो ऑक्सीजन का होता है आप जानते होंगे 8 एटॉमिक नंबर, एंड 16 इसकी होती है एटॉमिक मास होती है। तो यहाँ पर इसका 3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर 3 एटम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एटम है किसका, ऑक्सीजन का। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो गाइज कितना आ रहा है यहाँ पर देख लें, 40 + 12 + 48। आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगी 100। तो गाइस देख सकते हैं इसका फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा A, 100.08 है, लेकिन अप्रोक्स आप देखेंगे तो 100 ही आंसर होगा इसका। बाकी इसको सोल्व करें तो 100 नहीं आएगी, लेकिन आप इसको सोल्व करें तो इसको आ जाएगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जितनी भी क्वेश्चन आ रही हैं आप एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर से आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपको सारा डिटेल मिल जाता है, एक बार में आप देख पाएंगे। तो जो क्लोरीन होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं Cl से, इसकी एटॉमिक नंबर होती है 17, एंड इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। तो 38 का जो आंसर होगा B होगा। तो गाइज नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम की जो होती है गाइज वो होती है K। तो एटॉमिक नंबर दिया है पोटेशियम की, जो सिंबल होती है K होती है। एंड एटॉमिक नंबर गिवन नंबर को हम डिनोट करते हैं गाइज Z से। आपको मैं बता दूं कि एटॉमिक नंबर जैसे कि कोई भी अगर से एलिमेंट्स है तो इसको एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखते हैं Z से, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को लिखते हैं A से। इस तरह से होता है सिंबल। ये है एटॉमिक नंबर का, एंड ये है एटॉमिक मास का। एंड यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर पोटेशियम का क्या दिया है, एटॉमिक नंबर इज़ 19, यानी कि यहाँ पर 19 दिया है, एंड क्या है एटॉमिक मास इज 39। तो इट हैज़। तो गाइज मैं यहाँ पर एक और भी अच्छा आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो आप यह हमेशा याद रखेंगे, ये जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात होती है, तो वहाँ पर हमेशा याद रखेंगे 2 चीज़ें याद रखेंगे आप। मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, एक मान के चलें। एक होता है पेज, एक होता है APN। आप APN भी मोबाइल में यूज़ करते होंगे, वही आप इस तरह से याद रखेंगे। तो पेज जो होती है गाइज होती है प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन एंड ये होती है एटॉमिक नंबर। तो ये होती है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन जो होती है और एटॉमिक नंबर के बराबर होती है गाइस। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। पेज ट्रिक याद रखेंगे, पेज एंड APN, A इज इक्वल टू P+N, इस तरह से। तो ये जो दो मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर से इसको याद रख लेते हैं आप एज ए ट्रिक आप याद रख लेंगे, इससे बहुत सारी क्वेश्चंस आपको सोल्व होने वाली है। आपको मैं करा के भी दिखाऊंगा एंड इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर देखेंगे आप, तो एटॉमिक नंबर है 39, तो एटॉमिक नंबर है 19 एंड एटॉमिक मास है 39। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर यहाँ पर है, तो 39 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है पोटेशियम का, ये क्या गिवन है जेड किस इक्वल होता है आप देखेंगे यहाँ पर E के एंड P के। तो यहाँ पर क्या है P, यानी कि यहाँ पर P की जगह हम जेड लिख सकते हैं। जेड क्या है 19, तो 19 प्लस N, तो N कितना होगा गाइस, N होगा 20। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन में देख लें, यहाँ पर जो P गिवन है, P गिवन है एंड N गिवन है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपको मिल चुका है, तो आप देखेंगे आंसर, तो 39 का आपका फर्स्ट ही आंसर मिल जाएगा, 20 न्यूट्रॉन्स एंड 90 प्रोटॉन्स, जो आपका मैंने निकाल के भी दिखा दिया। तो इस तरह से आप इसका दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है 1। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स। तो गाइज एल्कली मेटल जो होती है लिथियम होती है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल का एक आइडिया दे देता हूँ किस तरह से होती है, सो डैट आप समझ पाए हैं किस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है। गाइज आप देख सकते हैं ये है पीरियोडिक टेबल। तो आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको डिटेल में पढ़ना है क्लास 10th में इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये होती है गाइज पीरियड, इसको बोलते हैं पीरियड। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होती है आपके पीरियोडिक टेबल में। मैं यहाँ पर जस्ट आपको थोड़ा सा वक्त लूँगा एंड ओवरव्यू देने के लिए, इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड ये जो होती है, ये वर्टिकल जो होती है 1 2 3 4 5 6 से जाएंगे आप 18 तक, तो ये वर्टिकल जो है ऊपर से नीचे इसको बोलते हैं ग्रुप, ये ग्रुप होती हैं। एंड जो ये हॉरिजेंटल है आपका देखेंगे हॉरिजेंटल इस तरह से, इसको बोलते हैं पीरियड। तो गाइज अगर से आपको पूछा गया कि 4 पीरियड में कौन सा है, तो आप देखेंगे पोटेशियम कौन सा पीरियड में है, तो है 4 में। इस तरह से आपको पूछा गया कि अब बताएं कि जर्मेनियम कौन सा पीरियड में है, तो है भी 4। एंड अब ग्रुप पूछा जाएगा तो ग्रुप यहाँ देखना है आपको। एंड पूछा गया कि फ्लोरीन कौन सा ग्रुप में है, तो आप देखेंगे 17 ग्रुप में है। तो गाइज इस तरह से इसको पीरियोडिक टेबल को मैंने आप थोड़ा सा बता रहा हूँ एंड आपको डिटेल में पढ़ना भी है। तो इसके बारे में देखेंगे, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर रहता है, इसकी एटॉमिक मास यहाँ पे लिखी रहती है सबके नीचे में। तो ये जो ग्रुप होती है, ग्रुप के एक स्पेसिफिक नाम होता है गाइस। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। ये तो हाइड्रोजन है, ये तो एक्सेप्शन है। एंड यहाँ से देखेंगे आप तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर जो कलर कोडिंग की हुई है देख सकते हैं। एल्कली मेटल जो है ये इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को। एंड सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल इसको। फिर आप बात करें तो ट्रांजिशन मेटल होती है। फिर इधर देखेंगे तो ये आपका 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में 4 ग्रुप आती हैं, एक है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड एक है 17 एंड है 18। तो फर्स्ट ग्रुप का नाम है एल्कली मेटल, आप याद रखेंगे। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, जिसमें आती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेवेडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। एंड बात करें एल्कली अर्थ की, तो एल्कली अर्थ इसको बोलते हैं गाइज, ये होती है बेरियम, मैग्नीज एंड कैल्शियम, स्ट्रेनियम, बेरियम, रेडियम, ये एल्कली अर्थ मेटल कहलाती हैं। आप 2 इधर की एंड 2 इधर के आप याद रखेंगे, ये है 18, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस, ये होते हैं हीलियम एंड नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। इस तरह से ये जो है इसको नोबल गैस बोलते हैं। एंड 18 ग्रुप की होती है। 17 ग्रुप की देखेंगे तो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी। तो ये जो 17 है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप। तो गाइज मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट आपका वक्त लेकर के मैंने इसको ओवरव्यू दिखाया ताकि आपको समझ में आए। एंड आप कोशिश करें कि 1 से लेकर के आप एटलीस्ट 20 तक एटॉमिक नंबर को याद रखें कैल्शियम तक, एंड इसकी एटॉमिक जो मास होती है उसको भी याद रखने की कोशिश करें, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। एंड जो इसकी सिंबल वगैरह होती हैं आप इसको भी याद रखने की कोशिश करें। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर फेरस होती हैं, कॉपर होती हैं, निकल होती हैं, ये सब का आप याद रखने की कोशिश करें जो इम्पोर्टेंट है। तो ये था पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा ओवरव्यू। इसमें 7 पीरियड होती हैं, 18 ग्रुप होती हैं, ग्रुप का नाम होता है स्पेसिफिक, जिसमें 18 17 का याद रखना है आपको, 1 और 2 का याद रखना है, जस्ट इट, और कुछ नहीं करना आपको। और मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे मैं आपको दिखाया भी ईच ऑफ द एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल ये वाली होती है। एंड इसमें देखेंगे तो लिथियम था, दैट्स वाई मैंने 14 का ए मारा यहाँ पर। कॉपर, यूरेनियम एंड आयरन इसमें नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें सिर्फ लिथियम है, दैट्स वाई मैंने इसका आंसर आपको लिथियम बताया है।
तो ये 40 का लिथियम ए आंसर हो गया। 41 देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। तो गाइस पोटेशियम की जो सिंबल होती है वो होती है के एंड इसकी एटॉमिक नंबर होती है 19। तो गाइस आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 2 8 8, कितना हो गया 10 एंड 18 एंड 1 19। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम है। तो इसका आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आंसर में तो 41 का आपका आंसर होगा बी 2881। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 289 भी मार के आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जो आपका गलत होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो सेल होती है उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होता है एंड सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है किसी एक सेल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 जो ये है इलेक्ट्रॉन जो सही नहीं है, इसलिए इसमें इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट एंड इसका एक जो इलेक्ट्रॉन बची हुई है, तो ये इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2881। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये एंड 41 का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी 2881। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 42। सो 42 का देखेंगे द आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आप इसकी बात कर रही हैं पीरियोडिक टेबल की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आप ये बताया गया है 42 का कि आप अगर से यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप ये होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं आप, नीचे से इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, तो जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो डिक्रीज होती है गाइस। यहाँ पर इसका जो 42 का राइट आंसर होगा बी, डिक्रीज होती है। एंड अगर से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से आपको ऊपर जाना है, तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज होती है। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो गाइज ये देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है इसका, एंड ग्रुप नंबर 17 की बात हो रही है, तो ये है 17। इसकी देख सकते हैं इसमें कौन कौन सा मेटल है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड टिन। तो इस तरह से जो भी इसमें एलिमेंट्स है उसका जो वैलेंसी होती है सिर्फ 1 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का, वो होगा बी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो वही आपका 44 एंड यहाँ पर 44 का क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी को बोलते हैं नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होती है 10। तो गाइज आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पर मैग्नीज जो है इसकी होती है 12 एंड यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो यहाँ पर आप इसका अगर से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो टी होगा 2 8 एंड अगर से आप इसका करेंगे तो इसका करेंगे तो नहीं, लेकिन इसका करेंगे आप तो इसका भी होगा 2 एंड 8, इसका होता है 11 गाइस। तो आप देख सकते हैं इसका भी एंड इसका भी दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 11 का है 281, एक इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं, तो यहाँ पर 28 होगा एंड इसका भी 28 होगा। तो यहाँ पर दोनों का सेम आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन ही लूज हुआ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो 44 का आई थिंक डी होना चाहिए। आप इसको देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 जो ऑप्शन है करेक्ट आ रही है, तो 44 का आप देख लेंगे, मेरे हिसाब से ये डी आंसर होना चाहिए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 नंबर क्वेश्चन एंड द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते होंगे 45 का -1 होगा। द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इन एटॉमिक यूनिट AMU। तो गाइज यहाँ पर आपको बताना है मास ऑफ न्यूट्रॉन इन एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट में जो होती है 46 का आपका राइट आंसर देखेंगे तो वो होगा आपका डी, ये होगा ये वाली। न्यूट्रॉन के लिए जो होती है वो होती है 1.0087 एंड अगर से बात करें आप प्रोटॉन के लिए तो प्रोटॉन का ये होता है, ये प्रोटॉन के लिए होता है 1.0073 एंड न्यूट्रॉन के लिए आप देखेंगे जो पूछे गए ये होता है। तो आपका राइट आंसर 46 का होगा डी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 अन एलिमेंट्स हैज़ 20 इलेक्ट्रॉन्स 20 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज मास नंबर। तो गाइज मैंने बताया था मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं एंड जो मास नंबर होता है वो होता है APN यानी कि A = P+N। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन आपका है कितना 20 एंड न्यूट्रॉन भी है 20। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 40, जो आपका राइट आंसर होगा 47 का बी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला फार्मूला हमेशा याद रखेंगे APN, आप इसको माइंड में डाल लें, इसको याद कर लें। APN एंड पेज, APN और पेज, इसको याद रखेंगे, बहुत हेल्प होगी आपको एग्जाम में एंड खासकर इस तरह के क्वेश्चन के लिए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग
तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो डी। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन वाज। तो मेंडलीव के वक्त जो बनी थी पीरियोडिक टेबल, तो उस वक्त कितने मेटल्स एलिमेंट्स नोन थे, तो थे 63। तो 49 का आपका राइट आंसर होगा 63 बी। एंड जो अभी आप देख सकते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोस्ले का है। एंड इससे पहले मेंडलीव बनाए थे उसमें कितने एलिमेंट थे, 63 थे। इसमें आप देखेंगे तो 118 के करीब अभी इसमें एलिमेंट्स है, देख सकते हैं यहाँ पर। एंड पहले कितना था 63, कौन सा, मेंडलीव में। ये किसका है, मोस्ले का है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन ट्राइड्स। तो गाइज यहाँ पर आपको पिक करना है जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, तो इसमें होगा राइट आंसर 50 का ए। इसके लिए मैं स्टूडेंट लोग को एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ जो बहुत ही फेमस है। एंड वो है आपको इलेक्टिव जो सीरीज होती है उसका याद करने के लिए। अगर याद है आपके पास कौन सबसे पहले होता है उसके बाद कौन सा होता है, तो आप इजीली जान पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए मैं याद कराता हूँ काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके बनाता है। इस तरह से एक फ़नी ट्रिक है, तो आप याद रखें। जैसे कि काशी, कैसे काशी, काशीनाथ, एन से नाथ का माली MG, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है, बाहर आओ, AU से आओ, बाहर आओ, कौन है जी, बाहर आओ, AU। एंड पीटो, प्लेटिनम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, पीटो। तो इस तरह से मैंने एक फ़नी ट्रिक बना रखा है। तो आप देखेंगे सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो होती है वो होती है पोटेशियम, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, प्लेटिनम। तो इस तरह से एक रिएक्टिव सीरीज़ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस तरह से एग्ज़ाम में आती हैं, तो आप मैंने ट्रिक बता दिया, बहुत ईजी से आप याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हुई है। इस बात पर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 51 एंड व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रुप 17th एलिमेंट। सो गाइज मैंने इससे जस्ट पहले ही बताया था आपको एक पीरियोडिक टेबल को दिखा करके किस तरह से। तो जो 51 का राइट आंसर होगा हैलोजन। हैलोजन देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। 17 नंबर ग्रुप का देख सकते हैं जो कलर है ये आप येलो टाइप्स का आप देख सकते हैं, यहाँ नाम देख सकते हैं क्या है, हैलोजन। तो 17 नंबर जो ग्रुप होती है उसको बोलते हैं हम लोग हैलोजन भी बोलते हैं। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सही से इसको याद रखें। एंड आपको ज़्यादा नहीं 18 एंड 17 एंड 1 और 2 का बस याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ज़्यादातर डिप्लोमा में इतना ही तक होता है। हैलोजन हो गया, इसका राइट आंसर होगा हैलोजन। आप हैलोजन एक जगह और पढ़ते हैं, अगर से आपने अच्छे से पढ़ा होगा 10th में, तो आप पढ़े होंगे कहाँ, वो पढ़े होंगे आप हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में आप पढ़े होंगे जब आप नोमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ते हैं, जैसे कि वहाँ पर आप पढ़ते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में ये जो हाइड्रोजन ग्रुप की आती हैं आप फंक्शनल ग्रुप है जो, जिसे वहाँ पर पढ़ते हैं OH, आप पढ़ते हैं अल्कोहल के लिए, फिर आप CO पढ़ते हैं कीटोन के लिए। तो इस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप है इस तरह से एक ये भी आती हैं, इसको X से डिनोट करते हैं हैलोजन को। इसमें होती है क्या, इसमें होती है क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है, आयोडीन होती है। इस तरह से ये हैलोजन ग्रुप का होता है फंक्शनल ग्रुप। आप ये हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके होंगे। उसमें हम लोग जब IUPAC का नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं फ्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से वहाँ पर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा तो याद होगा। तो ये हैलोजन होगा 51 का राइट आंसर। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये है 52 एंड ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम। तो इसका राइट आंसर 52 का होगा बी, डिक्रीज होती है गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ भी। तो ये है पीरियोडिक टेबल, तो आप इससे देख पाएंगे कि यहाँ पर जो मूविंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाना है आपको इस तरह से। तो यहाँ पर जाते हैं तो आप क्या होगी, जो साइज़ ऑफ एटम्स होती हैं वो डिक्रीज़ करती है। यानी कि आप इधर से आएंगे तो ये सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ से डिक्रीज़ करते करते सबसे छोटा यहाँ होता है। तो ये 52 का राइट आंसर 52 का होगा बी, डिक्रीज़। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 53। सो एज यू कैन सी हेयर the atom of an element has the electronic configuration 282 to the which period does it belongs। तो गाइज मैंने एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, उसमें जो ये होती है 1 सेल 2 सेल एंड 3 सेल, ये जो है पीरियड को डिनोट करती है। यानी कि अगर से इसमें सिर्फ एक है ऐसे लिखा हुआ तो 1 पीरियड में है, अगर से 2 8 लिखा हुआ तो इट मीन्स कि 1 सेल एंड 2 सेल, इसका मतलब है कि 2 पीरियड हो गया। एंड इस तरह से आप देखेंगे तो 1 एंड 2 एंड 3 सेल है, तो इसका मतलब ये 3rd पीरियड में होगा। आप इसको याद रखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे ये
तो यहाँ पर पीरियड मैंने बताया आपको कि 282 है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है। तो अगर से इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे Na का, तो Na का आप देखेंगे Na 11 होता है, तो 281 देख सकते हैं 1 2 3, तो 3 इसमें क्या है, इसमें सेल आई गई, एंड इसमें 1 2 3 पीरियड में भी है, देख सकते हैं 3 पीरियड में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जितनी सेल होती है उतनी पीरियड होती है। 54 में देखेंगे तो थैलियम का रिप्रेजेंट है, थैलियम का आपको पूछा गया है गाइस, बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हैं थैलियम का जो आंसर होता है इसका आप याद करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पीरियड टेबल से जितनी भी सिंबल्स हैं एंड रिप्रेजेंट जो करती है उसको आप याद रखेंगे। 54 का जो राइट आंसर होगा ए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। द इनर्ट गैस विच लाइज इन फोर्थ पीरियड इज, तो जो इनर्ट गैस होती है जो फोर्थ पीरियड में लाइज करती है वो क्या है, आप याद कर सकते हैं। मैं जितने भी स्टूडेंट हैं मैं बताता हूँ उन्हें, हीना, लीना और करीना। आप देख सकते हैं इसका जो नोबेल गैसेस का 80 नंबर जो ग्रुप होती है, हीना, लीना और करीना, यहाँ पर फोर्थ नंबर, तो फोर्थ पीरियड में पढ़ती है, देख सकते हैं फोर्थ पीरियड यहाँ आएंगे इस तरह से आप यहाँ, तो ये है क्रिप्टन, तो इसका राइट आंसर होगा क्रिप्टन फोर्थ पीरियड में। नाउ 55 का आपका जो राइट आंसर है ए। एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 56। तो एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 58 इज प्लेस इन द पीरियड। तो गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि 58 जो एटॉमिक नंबर है वो कौन सा पीरियड में होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अगर से आपको याद है, एंड इतने नंबर का आप कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप वही अगर से आपको याद है पीरियड टेबल तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 56 का जो राइट आंसर होगा वैसे होगा बी होगा 6। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ इसको पीरियड टेबल से। तो पीरियड टेबल सब में काम आती है गाइस, अगर से आप याद रखते हैं तो बहुत ही आप आसान हो जाएगा ये। तो 56 का आपका बी हो गया। मैं दिखाता हूँ 58। तो 58 देखेंगे तो यहाँ पर आपका 56 एंड 58, तो यहाँ पर देखेंगे ये 6 पीरियड में है। यहाँ पर ये लेंथेसाइड सीरीज का है, यहाँ से दिखाया गया 57 से 71, तो ये 6 पीरियड में है गाइस, तो इस वजह से इसका राइट आंसर 6 होगा। 58 जो है 6 पीरियड में आएगी। एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 57। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो ये तो मालूम है आपका 57 का बी होगा। एंड एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ, एटॉमिक मास इज़ द नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया भी था एटॉमिक जो मास होता है ए से डिनोट करते हैं, APN प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो आपका राइट आंसर होगा डी होगा। 58 का राइट आंसर डी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर यू कैन सी, एंड आप देखेंगे इसमें क्या है 59 का NaCl रेफर एज 2, तो इसको हम लोग टेबल सॉल्यूट बोलते हैं, कॉमन सॉल्यूट बोलते हैं, इसलिए 59 का आंसर सी होगा। इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स एल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप। सो गाइज एल्डिहाइड जो ये हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन से लिया गया है, एंड एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होती है उसका बताना है कौन सा यहाँ पर नोमेनक्लेचर गिवन है एंड कौन सा होगा, जिसके लिए आप सफिक्स याद रखेंगे। जो एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का होता है अल, तो आप देखेंगे कौन सा अल है, ब्यूटेऑन है, तो ये ब्यूटेन जो होता है ये होता है कीटोन का होता है गाइज। ऑन जो है ये कीटोन का होता है, ये एल्कोहल, ये OH है एल्कोहल का ब्यूटेनॉल एल्कोहल का होता है। ये ब्यूटेनिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये COOH होता है, कीटोन का होता है CO। तो यहाँ पर जो ब्यूटेनल होगा अल मतलब एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है गाइज, तो इसका 60 का होगा डी, ब्यूटेनल का डी होगा। 61 अन एलिमेंट M फ्रॉम अन ऑक्साइड M3O3 द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड विल बी। तो 61 का आप देखेंगे राइट आंसर, इसकी जो यहाँ पर ऑक्साइड गिवन है तो इसकी क्लोराइड क्या होगी, तो इसकी 61 का आप देखेंगे राइट आंसर तो होगा 1। 61 का आपको राइट आंसर होगा 61 का होगा ए, M2Cl3। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 62। ऑक्साइड ऑफ द मेटल्स आर, तो जो मेटल्स की जो ऑक्साइड होती हैं आपको मालूम भी होगा वो होती है बेसिक, तो मेटल के ऑक्साइड जो बेस होती हैं। एंड नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो गाइज होती है आपका एसिडिक होती है, नॉन मेटल एसिडिक होती है, एंड ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक होती है। जैसे कि यहाँ पर आप बात करें COO CuO है एंड ZnO, तो ये क्या है मेटल का ऑक्साइड है, डेट्स वाई इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक, ये सारा बेसिक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 63 विच प्रोड्यूस डेजलिंग एंड वाइट फ्लेम व्हेन बर्न। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 63 का, वो होता है मैंगो को बर्न करते हैं तो डेजलिंग एंड वाइट फ्लेम मिलती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एबुडेंट। सबसे ज़्यादा कौन होती है वो पाई जाती है आपका एल्युमिनियम। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेल चीज। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 66 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट ओकर्स इन द डिफरेंट स्टेट्स आर कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं
इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। सो 66 का राइट आंसर होगा सी एलोट्रॉप्स होगा राइट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 67 विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो टोमेटो में आप जानती होंगे ऑक्जेलिक एसिड होता है एंड जो लैक्टिक एसिड होती है वो कर्ड में होती है, आप जानते होंगे कर्ड में। एंड जो सिंट्रिक होती है वो विटामिन सी में होती है, आपको मालूम ही होगा। एंड हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होती है वो होती है HCl जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 68। और नाउ यहाँ से गाइज आप देख सकते हैं मैथ की क्वेश्चन स्टार्ट हो गई है। तो मैं मैथ का क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 45 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया इस पॉइंट का। तो मैं आपको एक बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन बनेगी ये। इस तरह से आप आएंगे तो यहाँ पर दिया गया 0.4। तो गाइज यहाँ पर जो पहले होती है एक्स, ये होती है वाई, आप जानती होंगे। तो एक्स पर कितना है 4 है एंड यहाँ कितना है 5 है। तो ये पॉइंट यहाँ आएगी लाइक डेट। तो यहाँ पर होगा 4 एंड 5। तो गाइज पूछी गई फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से देखेंगे यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो कितना है, ये है कितना आपका, ये एक्स एक्सिस पर 4, ये है 5। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज D5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ये है 69। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 -2 एंड -1 x इज़ 6 एंड वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज़। तो गाइज़ यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला की यूज़ करके आपको वैल्यू बताना है x की। तो आप जानते होंगे डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आप इजीली जानते होंगे, यहाँ पर √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर होती है गाइज़ एंड यहाँ पर होती है y2 - y1 का होल स्क्वायर, आप जानते होंगे। d गिवन है आपको, ये होगा 36 एंड आप √अंडर कर लेंगे। यहाँ पर x2 क्या है -1 है एंड यहाँ पर -2 होगा फार्मूला से स्क्वायर एंड यहाँ पर y2 इज़ गिवन x एंड यहाँ पर दिया है y1 आपका -2, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका स्क्वायर करेंगे। एंड गाइज आप इसको सॉरी यहाँ पर 6 गिवन है, ये 6 गिवन है तो आप इसको रूट करेंगे तो 36 होगा और इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो गाइज ये होगा 3 एंड 3 को आप मल्टीप्लाई करें 3 दीजिए 9 होगा एंड ये होगा x + 2 का होल स्क्वायर। एंड गाइज आप इसको जस्ट सोल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करेंगे तो आपका राइट होगा। तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 69 का, वो आएगा आपका 3। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, मैंने आपको इक्वेशन बता दिया किस तरह से, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये सोल्व होगी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू 2 इज़ अ लाइन पैरेलल टू। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इसका राइट आंसर होगा x एक्सिस कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये y है गाइज, ये y होती है, आप जानती होंगे, ये x होती है, y x होती है। तो अगर से आप y पर 2 लेते हैं इट मीन्स 1 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 पर अगर से कोई लाइन लेते हैं तो देख सकते हैं ये एक्सिस के पैरेलल होती है, तो इसी से पैरेलल टू द एक्सिस होगा 70 का ए आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। तो गाइस ये देख सकते हैं 71 का आप देख सकते हैं सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, पूछा गया है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर 71 का जो राइट आंसर होगा वो D, नो सॉल्यूशन। 72 नंबर गाइस पे आते हैं। यहाँ पर गिवन है द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 43 एंड द प्रोडक्ट इज़ 462, द नंबर आर। तो गाइज यहाँ पर अगर चाहे तो आप लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। आप अगर सपोज करते हैं जैसे कि द सम ऑफ द 2 नंबर्स, आप सपोज करेंगे लेट x + y, 2 नंबर है जिसको हम सपोज करेंगे यानी कि 10y होगा नंबर से, तो 43 करेंगे। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है जो आपको नहीं फॉलो करना है। जहाँ भी MCQs हो, जहाँ भी आपको MCQs वाली हो, मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन हो एंड इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि वो बनाएं हम बाय द ऑप्शन। एंड ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 2 नंबर्स का जो सम होनी चाहिए वह 43 होनी चाहिए। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसको करने पर नहीं, लेकिन इसको करने पर आप देखेंगे तो 43 आ रहा है, बकिया करने पर कहीं भी 43 नहीं आ रहा है, 2 नंबर को ऐड करने पर 43 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन मुझे मालूम पड़ रही है पहले से, तो मैं क्यों वहाँ पर जाऊँगा। तो यहाँ पर 72 पर आप जस्ट 72 का राइट आंसर जो होगा B। तो 72 का यहाँ पर B राइट आंसर होगा। तो सिंपली आपको चलना है वहाँ जहाँ आपको समझ में आए कि कहाँ पर ऑप्शन चलना है। तो ये आपको माइंड में रखना है कहाँ पर ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहा हो तो आप वहाँ कोशिश करें ऑप्शन से बनाने की। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका 73। तो गाइज यहाँ पर इसको सोल्व करना है एक इक्वेशन, तो बहुत इजी है, आप देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर है। यहाँ पर जस्ट सोल्व करना मैं आपको दिखाता हूँ कर एंड 1 + 3y का होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पर 9y² - 7 = 0 करना है। तो आप सिंपल इसको सोल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6y + 9y इज ऑल्सो गिवन ऑलरेडी।
तो यहाँ से आप देखें ये कट जाएगी एंड ये इसको ऐड करेंगे तो 18y² होगा एंड ये होगा 6y इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 6y, तो कितना होगा ये 3y प्लस y इक्वल टू 0 एंड यहाँ से लाएंगे तो ये तो आएगा 0/6y जो 0 हो जाएगा, तो 3y प्लस इक्वल टू 0। आपका राइट आंसर 3y + 1 होगा जो 73 का सी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं गाइज। एंड 74 का बात करें तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ के द विच रूट हैज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k² - 4x + 8 = 0 इज़ अ 6 टाइम्स ऑफ द अदर। यहाँ पर 6 है, 6 टाइम्स ऑफ अदर था। तो गाइज यहाँ पर आपको सपोज करना होगा बनाने के लिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। एंड आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोस होती है अल्फ़ा प्लस बीटा मानते हैं हम। तो यहाँ पर सपोज करना होगा कि अल्फ़ा एक है एन एक बीटा है इसकी रूट्स। तो गाइज़ यहाँ पर आप जानते होंगे ये क्या है इक्वेशन, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जानते होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है क्या -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a, आपको मालूम ही होगा। तो गाइज़ यहाँ पर बताया गया कि जो अल्फ़ा बीटा है इसमें एक बताया गया रिलेशन कि 6 टाइम है, अगर से अल्फ़ा है तो ओ 6 बीटा जो है उसके 6 टाइम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा जो है 6 अल्फ़ा हो जाएगा, यानी कि ये जो 6 अल्फ़ा है इक्वल किसी है बीटा का है। तो यहाँ पर आप बस फार्मूला रख दें, यहाँ पर जो फार्मूला में है यानी कि जो यहाँ पर बीटा है वहाँ पर क्या यूज़ होगा 6 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा 6 अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा, मैं इस इक्वेशन को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये होगा -b क्या है यहाँ पर देखेंगे आप, तो b है -14, तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो ये 4 प्लस हो जाएगा एंड यार के जो a आपका है के है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा पे चलते हैं तो अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा चलेंगे तो ये कितना होगा c कितना है, c है आपका 8 एंड के, तो ये होगा 6 अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 6। तो गाइज़ यहाँ से आप देखेंगे तो ये 7 अल्फ़ा हो जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, 7 अल्फ़ा इज इक्वल टू 14 के, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 2/k, यहाँ से काट सकते हैं इसको 2 से। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है, अब जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू जो आई है इसको यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ पर 6 इंटू अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दें आप, यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, कितना होगा 4 हो जाएगा एंड नीचे कितना होगा k² हो जाएगा, इज इक्वल टू करना है आपको 8k का, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे k इज इक्वल टू आएगा 3, इसको यहाँ से काटेंगे 3। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर आया क्या 3, 74 का राइट आंसर को होगा 3 होगा। एंड 75 में आते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना आर रियल। तो शायद ये रियल जो होती है वो होती है इस कंडीशन के लिए, या तो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, रियल होती है। अगर से इक्वल होगा तो क्या होगा ओ इक्वल रूट्स होगी, अगर से इक्वल नहीं हो तो क्या होता है अनइक्वल रूट्स होती है, लेकिन रियल की कंडीशन यही होती है। तो डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 4ac 0 एंड गाइज यहाँ पर क्या है बी क्या है 4 है तो 16 हो जाएगा -4 इंटू a इज़ 1 एंड c इज़ k। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे आप तो -4 हो जाएगा 4k, तो ये कितना होगा k इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो 4 आ रहा है गाइस, इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पर +4k सॉरी के यहाँ पर ले आए, यहाँ देखेंगे आप तो ये प्लस हो गया एंड के की वैल्यू निकालनी है तो मैं के को छोड़ दूँगा इधर ही एंड ये आएगा 16/4 इज इक्वल टू 4। तो के की कितनी वैल्यू आई 4, 75 का राइट आंसर होगा 4। 76 देखेंगे गाइस तो इसका जो राइट आंसर होगा आप इसको सोल्व कर लेंगे, थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस है लेकिन मैं बताता हूँ इसका आंसर जो 76 का होगा 1/9 जो इसका राइट आंसर होगा। 76 का राइट आंसर 1/9 होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो यहाँ पर देखेंगे ये तो बहुत इजी है, 77 नंबर क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन है एंड ये क्या है x² - b² इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको पहले a² कर लेंगे, इसको b को उधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगी एंड x² इज इक्वल टू b² एंड b²। सो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b/, सॉरी गाइस ये तो a है एंड यहाँ से इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको आप फर्दर यहाँ से काट सकते हैं। तो ये जो यहाँ से निकलती हैं तो होती b, जो आप जानते हैं कि रूट से निकलता है तो प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस ले सकते हैं आप। तो x इक्वल टू b/a, ये जो राइट आंसर 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा b, ए वाली।
एंड 78 की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी जो क्वेश्चन है बाय द ऑप्शन बनाने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, आप टाइम को भी सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पर द सम ऑफ 3 नंबर्स ए पी इज़ 24 गिवन है एंड द प्रोडक्ट 440 फाइंड द नंबर्स। तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा नंबर जो है इसको जोड़ने पर मुझे 24 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो गाइज सिर्फ आपको एक ही नंबर मिलेगा और वो है 5, 8, 11। आप इसको ऐड करेंगे तो इतना का इक्वल हो जाएगा। तो ये 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। तो आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करनी आनी चाहिए क्वेश्चन को, ताकि आप टाइम को सेव कर सकें, क्योंकि 120 गाइज रहती है आपका मिनट, उसमें आपको सॉल्व करना होता है 100 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं 1 मिनट अप्रोक्स मान के चलें, और 20 मिनट तो इधर उधर जाता ही है एंड बहुत सारे काम होती हैं, सिग्नेचर करना वगैरह। तो मान के चलें आप एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। एंड मैथ ऐसे क्वेश्चन है गाइज कि अगर से आप सही से सोल्व नहीं करें तो 2 मिनट 3 मिनट भी कोई क्वेश्चन ले लेता है। तो इसलिए आप सब तैयारी करके जाएँ कि कौन सा ऑप्शन से देखना है एंड किसको सोल्व करना है एंड किसको शॉर्ट मेथड से सोल्व करना है। सो गाइज यहाँ पे देखेंगे 79 द सीरीज 21, 16, 11 एंड 51 एन ए पी देन विच टर्म्स ऑफ ए पीज, यानी कि टी एन एक गिवन है एंड मुझे नंबर ऑफ एन निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पर ए गिवन है, डी कितना होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस ए 5 होगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं गाइस, यहाँ से आप देखेंगे तो मैं आपको सोल्व कराता हूँ। माइनस आप जानते होंगे क्या होता है टी एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, आप जानते ही होंगे। एंड माइनस ये है गिवन, ये कितना है 21 है, प्लस एन निकालनी है -1 एंड डी कितना है -5। तो आप सोल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 70 एंड 75 होगा। ये इधर इसको लाएंगे, यहाँ 21 को इधर तो ऐड हो जाएगा माइनस में, एंड यहाँ कितना होगा -5n प्लस 5। तो यहाँ पर तो ये आएगा इधर तो कितना होगा -80 एंड ये होगा 5n। तो n यहाँ से 5 से बस कैंसिल, n इक्वल टू 16 आंसर। तो 79 का आपका बी आंसर होगा। एंड 80 की बात करें तो यहाँ पर भी उसी तरह से आप देख सकते हैं, ये भी जो क्वेश्चन है वो बनने वाली है ऑप्शन के थ्रू ही। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में तो आपको सम करना है 20 का, तो आप देखेंगे तो ये भी है एंड ये भी आप यहाँ ऐड करेंगे, लेकिन 80 का जो आंसर होगा होगा ए। आप देख सकते हैं ये तो होगा ही नहीं, एंड इसमें है तो ये अप्रोप्रिएट है, तो यही सही होगा। आप इसको एपी में करना है सॉल्व करके, तो आप देख भी सकते हैं। लेंथी प्रोसेस नहीं करना गाइस, मुझे करना है शॉर्ट में, तो आप यहाँ से ट्रिक से ही चलें एंड बाय द ऑप्शन चलें। 21 का देखेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो मल्टीपल ऑफ 7 करना है, तो यहाँ पर 7 इस तरह से आप लिख सकते हैं 7, 14, 28 एंड 35। तो ये गाइज यहाँ पर ए बी बन गया है। आप इसको आप सम कर सकते हैं या तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप यहाँ ए पी का यूज़ कर लें। तो ए क्या हो गया, ए हो गया, एंड डी आपका क्या है, डी इक्वल टू 7 एंड टी एन यहाँ पर 35 है। तो आप जानते होंगे एस एन का फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 प्लस टी एन, ये भी जानते होंगे आप। तो एस एन कितना है 5 है एंड 5/2, ए कितना है तो 7 एंड 35। तो S5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 4/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो S5 जो होगा 5 एंड 10, तो 105 आंसर। हाँ 81 का ये आंसर आपका हो जाएगा। इस तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 फाइंड द सम ऑफ द ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 1001। तो गाइज ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये भी एपी का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने के लिए किस तरह से बनाएंगे आप, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर गिवन क्या है, ए है एंड ऑड इंटीजर चाहिए, तो आपको सबसे पहले ए पी बनाना होगा। ए पी के लिए आप देख सकते हैं ऑड चाहिए ना, तो ऑड के लिए आप 1 करेंगे, 2 तो होगा नहीं क्योंकि इवन है, तो 1 3 एंड इस तरह से 5, इस तरह से इस जाएगा कहाँ तक 1001 तक। तो आपको यहाँ पर ए मिल चुका है एंड डी कितना है 2, आपको टी एन मिल चुका है। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे आप एन, क्योंकि आप जानते हैं कि एस एन में क्या होता है, मुझे एन चाहिए, n/2 ए प्लस टी एन। तो मुझे टी एन भी मालूम है, ए भी मालूम है, बट एन मालूम नहीं है। तो पहले मैं एन को फाइंड करूँगा, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है आप जानते ही हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप इससे कर सकते हैं एंड यहाँ पर क्या है 1001 प्लस 1 प्लस एन मुझे फाइंड करनी है -1 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, यहाँ पर ये इसको लाएंगे इधर तो 1000 होगा एंड 2n माइनस 2। तो गाइज आपको अब यहाँ इसको लाएंगे इधर तो माइनस होगा ना,
तो 1000 होगा, सॉरी। नाउ आप देखेंगे इस पर, तो 1000 ही हो गया इक्वल टू 2n माइनस 2। आप इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में होगा, तो 1000 2 इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 501। तो ये आपका n निकल गया गाइस। तो अब n निकल चुका है, आपको फाइंड करना है बस Sn। तो Sn का फॉर्मूला जानते हैं, तो Sn इक्वल टू 1 इक्वल टू S 500, 1 इज इक्वल टू 501 अपॉन 2। ए गिवन है आपका 1 एंड Tn भी गिवन है 1001। तो गाइज यहाँ से 51 एंड 2 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो कितना 1002 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 501 का आप स्क्वायर करेंगे तो गाइज, तो आपका जो आंसर आएगा गाइज 25101, ये 82 का आपको सी आंसर आएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, पहले एन फाइंड करना था, मैंने ए पी पहले बना लिया, फिर एन फाइंड कर लिया, एन आया आपका इतना, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद एस एन का फार्मूला लगाया n/2 a प्लस टी एन। टी एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है जो यहाँ पर दिया था। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये है, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन में एडेड है, ये अर्थमेटिक मीन के थ्रू बनाया गया है। तो इसका मैं अभी सोल्व नहीं करा रहा हूँ एंड इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो वीडियो भी लंबी हो चुकी है। एंड मैं इसका 83 का आपको आंसर बता दे रहा हूँ। वो होता है 83 का आपका आंसर होगा A 14 होगा गाइज। एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये लॉग का क्वेश्चन है एंड 10th में लॉग का तो स्टडी नहीं होता, बट ये 11th का क्वेश्चन है। एंड डिप्लोमा में आप फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ेंगे, डीसी में। डीसी में लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़नी होती है, तो आप वहाँ स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन 11th क्लास से आई हुई है। तो 84 का जो आंसर होगा आप होगा वो ए। किस तरह से होगा देख सकते हैं। तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आप अगर से आपने पढ़ा होगा तो सही है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर से माइनस में होता है तो उसको मैं लॉग, अगर से माइनस में होता है तो उसको डिवाइड में कर सकते हैं, प्लस में होता है तो उसको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, एंड अगर से पावर में हो तो उसको हम उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। जैसे कि यहाँ पर क्या है, लॉग है एंड लॉग 10 है, तो आप तो इजीली कर सकते हैं दोनों को। लॉग 10 है तो लॉग 10 9 माइनस लॉग 10 3। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, लॉग को आप 10 लिखते हैं बेस में से ही, लॉग 10 बेस है, एंड 3 को लिख सकते हैं 3 उसका स्क्वायर एंड लॉग 10। देख सकते हैं यहाँ पर लॉग का स्क्वायर हो चुका है, तो इसको आप यहाँ कर सकते हैं लॉग 2 लॉग बेस 3 करके माइनस लॉग 10। ये लॉग का रूल है कि इसको जो पावर होती है आप इसको यहाँ पर प्रोडक्ट में ला सकते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 2 log 3 एंड माइनस 1 log 3। तो गाइज कितना आएगा log 3 आएगा। 2 log में से एक log हटा रहे हैं तो 3 है, ये 1 आएगा तो log 3। तो 84 का 1 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है। एंड 85 का आप देख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, आप जानते हैं इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा से तो टेन थीटा। अगर से आप ऐसे नहीं करना चाहते तो जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होती है 1 साइन थीटा होती है, तो आप 1 साइन करेंगे, साइन साइन कैंसिल होगा, टेन थीटा। तो बहुत सारा इजी मेथड है ये। तो 85 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा टेन थीटा। 86 का गाइज देखेंगे तो 86 का जो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है सेट थ्योरी का, ये भी 11th क्लास का क्वेश्चन है एंड ये सेट से क्वेश्चन आई हुई है। तो इसको एक फार्मूला होता है, मैं आपको लिखा देता हूँ, उससे आप बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर NA NB एंड इसको बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो A यूनियन B है 50 एंड A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला होती है, आप नहीं जानते हो तो मैं लिख देता हूँ। जो अगर से आप बात करते हैं A यूनियन B की, तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन AB। तो इस तरह से ये फार्मूला होती है। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, गिवन है आपका A यूनियन, तो यूनियन यानी कि 50 गिवन है इज इक्वल टू AB गिवन है कितना है 27 एंड NB कितना है, NB इज हेयर 35 माइनस ये निकालना है आपको NA यूनियन B। तो गाइज यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजली। एंड ये प्लस में इधर ले आएंगे, इसको क्या होगा प्लस में होगा, तो इसको ले आते हैं इधर। सो गाइज मैं ए इंटरसेक्शन B को मैं इधर ले आया हूँ एंड जो 50 है मैं इसको ले आता हूँ इधर। इसको पहले ऐड कर लेते हैं कितना होगा, एंड 7 5 12 एंड 62 माइनस 50। तो गाइज इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 12 जो है B। तो 86 का राइट आंसर होगा B। मैं आपको बता दिया, इस तरह से देख सकते हैं। तो इसका सिंपल से एक फार्मूला होता है, ये इसको बोलते हैं यूनियन। तो A यूनियन B का होता है नंबर ऑफ़ A नंबर ऑफ़ B माइनस, यहाँ पर माइनस होता है, एंड नंबर ऑफ़ A इंटरसेक्शन B।
तो आपको निकालना था गाइज इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन इधर माइनस में था, इधर मैं ले गया तो प्लस में हो गया, 50 को मैं इधर ले आया, तो 62 - 50 इज 12, तो 86 का राइट आंसर होगा बी 12। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको पढ़ना भी है सेट थ्योरी में, अगर से आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो सही है, नहीं तो आपको डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर भी पढ़ाया जाता है ये, तो आप पढ़ सकते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप देख सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos पाई माइनस एक्स। एंड ये भी गाइज क्वेश्चन जो है ये क्लास 11 का ही है, एंड डिप्लोमा में पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर से आप इंजीनियरिंग करेंगे एंड डिप्लोमा करेंगे तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटेक्निक में पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में ये, नहीं तो ये जो चैप्टर है वो 11th क्लास का है। तो व्हाट विल द कोस एक, तो गाइज मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ये चैप्टर 10th का है नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पर जो होती है ये होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड होती है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल जो होती हैं पॉजिटिव होती है, जितनी भी क्वांटिटीज होती है, या साइन हो, कोस हो, टेन हो, सभी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, साइन जो होती है पॉजिटिव होती है, एंड टेन इसमें होती है पॉजिटिव, इसमें होती है कोस पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव होती है। और यहाँ बात करें तो ये होता है 90 माइनस थीटा, ये होता है एंड 90 प्लस थीटा होता है, ये होता है 180 माइनस थीटा, ये होता है 180 प्लस थीटा होता है। तो इस तरह से होता है। एंड गाइस जो 90 होता है 90 एंड 270 पे चेंज होती है, 90 एंड यहाँ पर होगा 270 थीटा माइनस 0, 270 माइनस थीटा होता है। तो गाइस जो यहाँ पर देखेंगे तो 90 पर चेंज होती है एंड 270 पर चेंज नहीं होती। मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये क्या है, कोस पाई की वैल्यू जानते हैं, वो यहाँ 180 होती है माइनस एक्स है ये, तो कोस 180 माइनस एक्स है, तो ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट का। गाइज यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पर 90 प्लस थीटा होता है एंड 180 माइनस थीटा भी होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन है, साइन, तो साइन है गाइज, तो इसलिए वजह से क्या होगा, साइन पॉजिटिव होता है यहाँ, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कोस है तो कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस कोस एक्स होगा। एंड यहाँ पर साइन कोस चेंज नहीं हो रही है साइन में, क्यों, क्योंकि 180 है, 180 अगर से 90 होता या 270 होता तो यहाँ पर कोस चेंज होकर साइन होता, बट यहाँ पर क्या है 180 है, तो 180 हो एंड 360 हो, 180 हो या 360 हो, तो इसमें चेंज नहीं होती है, सेम एज इट इज़ लिखा आता है, बस देखा जाता है कि कौन सा प्लस है या माइनस है कि नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में गाइस जो 180 माइनस थीटा होता है सिर्फ साइन का ही पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। डेट्स वाई यहाँ पर जो 87 का राइट आंसर होगा वो होगा माइनस कोस एक्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 150। तो गाइस ये भी क्वेश्चन है और 11th क्लास का है एंड डिप्लोमा में पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में आपको, तो इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इसका बहुत सा आप मेथड है, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ साइन 90 प्लस ये कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 10th में साइन 90 माइनस थीटा, बट यहाँ क्या है प्लस, तो गाइज ये अलग है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, एंड डेट्स वाई कि यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 पर चेंज होता है तो यहाँ पर कोस हो जाएगा, और ये तो साइन पॉजिटिव होता है तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, बट यहाँ पर 90 था इस वजह से मैंने चेंज कर लिया, यहाँ पर कोस 80 था, 180 था, डेट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया, कोस का कोस ही रह गया, बस क्या है यहाँ पर 90 साइन है, साइन 90 है, डेट्स वाई मैं यहाँ पर चेंज करके कोस कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा और यहाँ डिपेंड करता है जो साइन या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, डेट्स वाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोस 90 की वजह से चेंज हुआ एंड कोस थीटा 30, तो ये जानते ही होंगे 1/2 होता है इसकी वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू आप तो जानते ही होंगे। 88 का क्या होगा, 88 का बी राइट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 89। तो ये भी गाइज ये लाइन ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। 89 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए होगा गाइज, आपका राइट आंसर 89 का जो होगा राइट आंसर, ये इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा ए होगा 2x - 4y - 5 = 0। सो गाइज इसको आप सोल्व कर सकते हैं। एंड 90 जो है इसका आंसर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट से। तो रियल के लिए क्या होता है गाइज, डी हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो इक्वल होगा या तो पॉजिटिव होगा, ये रियल के लिए होता है। अगर इक्वल है तो वहाँ पर डी इक्वल होगा एंड रूट्स भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द हैज़ अ रियल एंड अनइक्वल। तो अनइक्वल में क्या होता है, जब डी पॉजिटिव हो, तो 90 का होगा बी। अगर से इक्वल रहता रूट्स तो डी क्या होता, 0 होता। ये इक्वल के लिए है एंड रियल के लिए है, ये क्या है, ये अनइक्वल के लिए है, अनइक्वल के लिए एंड रियल के लिए है। एंड क्या है, ये अनरियल होती है गाइस, ये अनरियल होती है, ये क्या होती है, अनरियल के लिए।
तो ये डी नेगेटिव में होती है, मतलब 0 से छोटी होती है, यानी कि नेगेटिव होती है, तो अनरियल होती है इसकी रूट्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका 90 का राइट आंसर होगा बी, एंड 91 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेशियो पूछा गया है 75 ग्राम है, नीचे कितना केजी है, तो इसको भी बदल लेंगे केजी में, तो 5 है इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। इसको काट देंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ से काटेंगे इसको, तो ये क्या कितना हो जाएगा 25 3 जा एंड 25 2 जा। सो इसका आंसर 3:20 होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो इसका आप मार्क्स आपको मिल जाएगा ऐसे ही, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका बट राइट आंसर जो होगा 3:20 होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 92 नंबर है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू वंस गिवन पॉइंट। तो आप तो जानते होंगे 92 का ये इन्फिनिटी आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन कर सकते हैं 1 पॉइंट से। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डायमीटर बताना है। तो गाइज आप जानते हैं क्या 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो दिया गया कितना 4851 गिवन है। तो आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू आ जाएगी, एंड उसके बाद आप डायमीटर निकाल सकते हैं 2r कर। तो इस तरह से आप पहले यहाँ से इसकी वैल्यू, आपको पाई मालूम है, 4/3 मालूम है, आप इधर ले जाएंगे, एंड क्यूब में है ये, तो रूट अंडर जाएगा, आप इस साइड लाएंगे एंड ये क्यूब में होगा। यहाँ से आर निकाल सकते हैं सिंपल आप सोल्व करके, एंड आर के बाद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो है 93 का होगा डी। 93 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि आपका 21 सेंटीमीटर ये आंसर होगा। नाउ मैं बहुत ही वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी से हो जाए। एंड 94 है, द बेस रेडियस ऑफ द टू सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो 3 and 4 द रेशियो ऑफ द देयर वॉल्यूम्स। तो गाइस यहाँ पर दो कोन्स है, तो कोन्स का जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर रेशियो में है तो मैं 2 लिख लेता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड जो यहाँ पर गिवन क्या है, सेम हाइट है, यानी कि यहाँ पर रेशियो में है तो मैं इसको 1 कर लेता हूँ, इसको 1, इसको 2 कर लेता हूँ, इसको 2 कर लेता हूँ, तो ये तो कट जाएगा यहाँ से, तो गिवन। एंड एच जो है सेम है, यानी कि एच भी कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर R गिवन है 3 and 4, तो 3 का होगा 9 एंड इसका होगा 4 का 16। तो ये राइट आंसर 94 का होगा ए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95। द रेडियस ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन डेट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यू ऑफ एज 4 सेंटीमीटर। तो 95 का जो आपका आंसर होगा वो होगा गाइस 2। मैं इसको बस आपको आंसर बता दिया हूँ, आप देख सकते हैं। एंड 96 का होगा व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। तो इसका आंसर जो होगा 96 का वो होगा आपका C2-1। तो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 97। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए सी गिवन है, ए बी गिवन है एंड बी सी गिवन है। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं इस तरह से एक ट्राइंगल है, जिसमें आपका इस तरह से ट्राइंगल, एंड यहाँ पर ए बी सी गिवन है, एंड बताना है ये क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ए सी गिवन है 10, बी सी गिवन है आपका 8, ए बी गिवन है 6। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो ये क्या है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है 10 का स्क्वायर जो होगा के 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तब ये कितना होगा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर 100 हो रहा है, एंड इक्वल करेंगे आप तो 36 प्लस 64, तो ये भी 100, तो 100 इज इक्वल टू 100, डेट्स वाई कितना होगा 90 डिग्री होगा। 97 का जो आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल देन इट इज़। तो रोम्बस गाइज आप जानते होंगे इस तरह से स्क्वायर में ही होती है। तो अगर से ये जो इसका क्या बोला गया डायगोनल्स इक्वल है तो क्या होगा, वो स्क्वायर बन जाए। 98 का 1 आपका आंसर होगा। ये क्या है 99 नंबर क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो गाइज ये क्या आपका, तो ये सिंपल फार्मूला पर ही है, जैसे कि आप जानती होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिगो का बहुत बेसिक ये फार्मूला है, आप जानती होंगे। यहाँ से इसको कोट को आप इधर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो ये आपका 90 का आंसर होगा कोट स्क्वायर थीटा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन। ए डाई नहीं डाइस होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस यानी कि पासा को एक बार फेंका जाता है, तो वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन आने का नंबर क्या है, तो आप जानते हैं एक जो डाइस होती है उसमें क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। तो इसमें आपको चुनना क्या है, इवन यानी कि 2, 4 एंड 6। तो 3 है एंड टोटल नंबर ऑफ
प्रोबेबिलिटी 6, तो यहाँ से आप कट आउट करें तो 1/2 इज़ अ 100 का क्या होगा आपका डी आंसर। तो गाइज़ ये था जामिया मिलिया इस्लामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के आपके देख सकते हैं 2023 एंड 4 का ये सेट ए का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको देने की कोशिश की है डिटेल से इवन एंड 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको सोल्व कराया है। सो गाइज एज अ ह्यूमन बीइंग हो सकता है कोई गलत क्वेश्चन सोल्व हुआ हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताएं ताकि मैं इसको करेक्ट कर पाऊँ। अगर कोई भी आपको डाउट लगता हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड गाइज इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कर सकते हैं इसकी पीडीएफ को डाउनलोडिंग। एंड सिलेबस वगैरह और भी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं एंड आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने डिटेल में डिस्कस की है एंड आई होप कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को वो भी जानने को मिला होगा। सो स्टिल अगर से आपके पास कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू एंड आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन। So thank you so much for watching this video till the end and I will meet you in the next video. Allah Hafiz.